पंकज जी बिहार इलेक्शंस के बारे में रिव्यू करेंगे। और हमारा जो है आज से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है कि पूरे बिहार के हर जिले के जो विधानसभा है उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू जो है बिहार चुनाव शुरू होने के पहले तक सारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। और जब बिहार चुनाव शुरू होगा तो हम उस समय जो मुद्दे चल रहे होंगे उसका रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान अगर कुछ बड़ी घटना होती है, बड़ा न्यूज आता है या बड़े परिवर्तन होते हैं महागठबंधन में या फिर एनडीए में, तो उसकी जानकारी भी हम देंगे। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए कि आज आप किस जिले का रिव्यू करने आ रहे हैं? देखिए, आज हम लोग अरवल जिले का रिव्यू करेंगे। नमस्कार सोशल मीडिया के दोस्तों, आज हम लोग अनिल जी, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोग बिहार इलेक्शन रिव्यू में आज का टॉपिक है अरवल जिला। अरवल जिले के अंदर 2 सीटें आती हैं, एक अरवल और एक बहुत ही ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में वो सीट रखती है, कुर्था। तो अरवल जिले के अंदर 2 विधानसभा है, एक अरवल और एक कुर्था। पहले हम लोग कुर्था का इलेक्शन रिव्यू करेंगे। आप बता दीजिए कुर्था इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कुर्था महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार का 243 विधानसभाओं में कुर्था वो धरती रही है जहां से बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद, शहीद जगदेव प्रसाद की वो धरती रही है। और उसी धरती से, उसी कुर्था से वो आते हैं और वहीं से वो चुनाव भी जीतते थे। और बिहार में एक समाजवाद की जो नींव है, जो जड़ है, उसको जमाने का काम शहीद जगदेव प्रसाद ने किया था। और अगर लोग कहते थे कि कुर्था की जनता जो तय करेगी, उस तरह से बिहार का इलेक्शन तय होता था। और आज भी उसी तरीके से हम देखते हैं कि कुर्था एक कोई भी राजनीतिक दल हो उसको एक स्पेशल महत्व देती है, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो काफ़ी काम भी किया हुआ। हाँ, और उपेंद्र जी ने अगर व्यक्ति के रूप में कहें तो तब भी काम किया जब वो नीतीश कुमार जी के साथ में थे। हाँ। और 2015 में आरएलएसपी और जदयू की वर्सेज लड़ाई थी वहाँ, तो आरएलएसपी दूसरे नंबर पे रही है वो, और पहले नंबर पे वहाँ जदयू। कहते हैं कि जो बाकी जो स्टेट के जो चुनाव होते हैं वो जनरली स्टेट के विषयों पर ही होता है, लेकिन जब जगदेव बाबू थे या फिर और भी जो लोग वहाँ से लड़े तो उनका जो विषय है, हॉरिजन है, वो स्टेट के बाहर के लोगों का भी होता है। जैसे कि मजदूरों की दुर्दशा की बात हम करें तो वो सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है और पूरे देश का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का मुद्दा है। कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और लेनिन ने भी काम किया था, और उसीलिए जो है उनको जो है बिहार लेनिन भी कहा जाता है। तो ये हो गई कुर्था की बात। हम आते हैं अरवल सीट पे। अरवल सीट जो थी, पहले अरवल जिला नहीं था, वो 2 विधानसभा को काट के एक नया जिला अरवल जिला बनाया गया। तो अब आते हैं अरवल सीट पे कि 1951 में कौन चुनाव पहली बार जीता, फिर उसके बाद से आगे की फहरिस्त सिलसिलेवार तरीके से क्या रही है। और लोकसभा के बारे में तो हम लोग जाएंगे नहीं। और अगले 40 दिनों तक हम लोग क्या काम करेंगे कि हर एक दिन एक जिले में जितने विधानसभा आते हैं उन तमाम विधानसभा में, जो 2015 हो या 1951 हो, तो 1951 1952 के जो भी विधानसभा से लेके अब तक, और 2015 को हम थोड़ा डिटेल में रिव्यू करेंगे कि कौन पार्टी कितना वोट लेके आई, कौन से सिंबल था, कौन कैंडिडेट थे, सेकंड पे कौन आए, थर्ड पे कौन आए, फोर्थ पे कौन आए, फिफ्थ पे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये जब हम लोगों का सेगमेंट जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग एक नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। वो सेगमेंट होगा कि वहाँ पर कौन सी पार्टी के कैंडिडेट का, कौन से पार्टी के उम्मीदवार का अभी दबदबा है। मान लीजिए सपोज आरजेडी है, तो अरवल से आरजेडी के कौन कौन से लोग हैं जो विधायक की दावेदारी में है, टिकट की दावेदारी में है, और वो प्रबल माने जा रहे हैं कि आरजेडी उनको टिकट देगी ही, या जदयू टिकट देगी ही, या आरएलएसपी टिकट देगी ही, बीजेपी देगी ही, कांग्रेस देगी ही। तो ये देखने की ज़रूरत होगी। तो ये 40 दिन हमारा ये अभी इलेक्शन रिव्यू चलेगा, 1951-52 से लेकर 2015 को हम डिटेल में कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए, बोलिए। तो
अब शुरू अरवल से करते हैं। अरवल विधानसभा में बेसिकली मैं आप तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि अरवल विधानसभा में 1951 में पहली बार कौन जीत दर्ज किया, ये आपको सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक इतिहास की चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर आप वर्तमान की चीज़ों का उस तरीके से आप गणना नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो वर्तमान है वो इतिहास के गर्भ से ही निकल के आता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वर्तमान की जननी है। जी, तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 1951 में जो चुनाव हुए थे, उसमें अरवल सीट से जो पहली बार जो चुनाव जीत के आए थे, उनका नाम था, एक मिनट, और पहली बार जो चुनाव जीत कर आए थे वो 1951 में रामचरण सिंह जी थे, जो कि समाजवादी पार्टी से थे, और वो 10,555 वोट लेके आए थे, और वो उमेर साहेब शाह को वो हराए थे। और वो कौन से पार्टी से थे, तो वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और वो कितना वोट लेके आए थे, तो 9,994 वोट लेके आए थे। और वो दोनों जनरल सीट थी, और दोनों एक तरह से कहे तो पुरुष उम्मीदवार थे। 1951 के बाद 1957 में दोबारा चुनाव हुए सर। तो दोबारा जब सर चुनाव हुए तो उसमें कामेश्वर शर्मा चुनाव जीतते हैं, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव जीतते हैं, और उनको वोट आता है 8,818 वोट। और रामचरण सिंह को वोट आता है, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जो बिहार में उसमें थी। आज नहीं है। हाँ, आज नहीं है, उस समय सरकार में भी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार भी रही है बिहार में। वो वोट लेके आती है 7,096 वोट। उसके बाद 1952 में हालात बदलते हैं, फिर इस बार बाजी पलट दी जाती है, और इस बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है, और इस बार रामचरण सिंह चुनाव जीत जाते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और इनको रिकॉर्ड वोट मिलता है उस समय 13,422 वोट। और उधर मुस्लिम कार्ड खेला गया था कांग्रेस के द्वारा। उस समय चुनाव लड़े थे फिदा हुसैन को वोट मिला 10,953 वोट। 1957 के मुकाबले 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जस्ट डबल वोट लेके आती है, क्योंकि पिछले चुनाव में उसको 7,000। उसके बाद 1967 में जे प्रसाद जी चुनाव लड़ते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, इनको 25,142 वोट मिलता है। और एसपी वर्मा चुनाव लड़ते हैं, उनको 8,941 वोट मिलता है कांग्रेस से। ये हो गई 67 तक की। उसके बाद आगे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद आगे आते हैं 1967 में जयप्रसाद के बाद चुनाव लड़ते हैं 1969 में जगदेव प्रसाद का उदय होता है, जो कि कुर्था विधानसभा जो आज के तारीख में देखे आधुनिक भारत में, तो जगदेव प्रसाद के नाम से ही जाना जाता है। तो कुर्था से फिर से चुनाव लड़ते हैं जगदेव प्रसाद, और उनको वोट मिलता है 27,991 वोट। और लड़ते किससे हैं? SHD एक दल था, SHD शोषित समाज दल, SHD लिखा लेकिन है यहाँ। हाँ, तो शोषित SH, हाँ, तो कुछ रहा शोषित समाज दल हो सकता है, कह सकते हैं। नहीं, SSD था वो, तो शोषित समाज SSD था। हाँ, शोषित समाज दल। खैर उसकी जानकारी तो ठीक है। अब तो SHD था, तो SHD से चुनाव लड़ते हैं जगदेव प्रसाद, वोट लेके आते हैं 27,991 वोट। और उनके प्रतिद्वंदी थे बालेश्वर सिंह, जो कि 14,177 वोट पे सिमट कर रह जाते हैं। सीधे दुगने मार्जिन का अंतर।
आप सोच सकते हैं कि 50% ज़्यादा वोट लाना अपने कैंडिडेट से, तो एक तरह से ये कहा जाता है कि इसको अगर कमर्शियल भाषा में बोले तो 100% प्रॉफिट होता है, डबल का मार्जिन। एक तरफ आप मतलब अगर इंटू करेंगे 14 को तो 14 दूना 28 होता है, और 27,991 28,000 ही हो गया, तो लगभग अपने प्रतिद्वंदी से डबल वोट लेके आते हैं। आगे उसके बाद फिर चुनाव होता है 1969 के बाद 1972 में। उससे 72 में जब चुनाव होता है कुर्था में, तो वहाँ पे रामाश्रय प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जगदेव प्रसाद की हत्या में इनका हाथ रहा था। वो चुनाव लड़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और उनको वोट मिलता है 35,066 वोट, और इस बार जगदेव प्रसाद चुनाव हार जाते हैं 27,465 वोट ले आकर। उनका वोट उतना ही रहा, जगदेव प्रसाद के समर्थन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि रामेश्वर प्रसाद सिंह को अलग से वोट दूसरी पार्टियों का मिला, जिसके बदौलत 35,066 वोट अगर जाति के हिसाब से कहें तो स्वर्ण जातियों का उनका समर्थन था अक्रॉस द पार्टी। हाँ, अक्रॉस द पार्टी। उसके बाद 1977 में नागमणि चुनाव लड़ते हैं शोषित समाज दल से, और उनको वोट आता है 28,972 वोट। और SM जहीरुद्दीन वो लड़ते हैं JNP से, जनता नेशनल पार्टी जो थी, जनता पार्टी से, और वो 27,692 वोट ले आते हैं। वो नागमणि से चुनाव हार जाते हैं। फिर 1980 का दौर आ जाता है, जिसमें सकदेव प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं JNP से, और ये 34,963 वोट लेके आते हैं, और नागमणि को चुनाव ये हरा देते हैं, शोषित समाज दल को। नागमणि को उस टाइम वोट आया था, सर बता दें आपको, 2,182 वोट आया। 2,182 वोट से चुनाव जीते थे। हाँ सॉरी, जीते थे। उनको आया था 29,192 वोट आया था नागमणि जी को। ये हो गया 1980 का दौर। 1985 का दौर आता है, फिर से नागमणि चुनाव जीत जाते हैं। उनको 34,705 वोट मिलते हैं, और उस सहदेव प्रसाद यादव को हरा देते हैं, और सहदेव प्रसाद यादव को इस बार वोट मिलता है 18,336 वोट। उसके बाद 1990 का दौर आता है, मुंद्रिका सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं जनता दल के सीट पर, और वोट लेके आते हैं 46,270 वोट, और वो हराते किसको है तो तिलेश्वर कौशिक को हराते हैं, जो IPF के थे, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के। और वो इंडियन पीपुल्स फ्रंट उस समय वोट लेके आई थी 30,124 वोट। उसके बाद फिर से कुर्था में 1995 का दौर आता है, और सहदेव प्रसाद यादव चुनाव जीतते हैं जनता दल के सीट से। उनको 58,013 वोट आता है, और हराते किसको हैं तो नौशाद अहमद को, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहते हैं, और उनको वोट आता है कांग्रेस को उस समय 24,061 वोट। अब दौर शुरू होता है 2000 का, नए बिहार का, जिसमें इसलिए भी 2020 जो इम्पोर्टेंट है 2000 जी क्योंकि उसके बाद से नीतीश कुमार का उदय भी होता है, और बिहार जो है बट चुका होता है। नीतीश कुमार का उदय हो रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक बहुत बड़े नेता थे, वो एक बुजुर्ग हो चुके होते हैं, और उनका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लालू यादव जो है चारा घोटाले में फंसते नजर आते हैं। तो बिहार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में बिल्कुल पलटी मार रहा था, नेगेटिव रूप में नहीं बल्कि पॉजिटिव रूप में बदल रहा था। तो ये एक बदलाव का दौर था, जैसा कि सर ने बताया। तो 2000 का दौर आता है, तब बिहार में 243 सीट हो चुकी होती है। उससे पहले जो बिहार था उसमें 234 सीटें होती थी। जब झारखंड बटा तो वो 80 सीटें और उसकी जुड़ी। तो फिर इस तरीके से 243 सीटों पे चुनाव होते हैं 2000 में। और शिव बच्चन यादव RJD से, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, और 50,888 वोट लेके आते हैं। और हराते किसको हैं तो जदयू के मुंद्रिका सिंह यादव के। ये वही मुंद्रिका सिंह यादव हैं जो जनता दल में चुनाव लड़े थे 1990 में और जीत दर्ज किए थे, जो इस बार जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे 2000 में। और मुंद्रिका सिंह यादव जदयू से चुनाव लड़ते हैं, वो 50,232 वोट लेके आते हैं।
स्थिति फिर बदलती है। 2000 के बाद 2005 के फरवरी में चुनाव होते हैं। फरवरी में चुनाव 2005 में हुए, 225 विधानसभा पे हुए और उसमें सुचित्रा सिन्हा लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं। और ये सुचित्रा सिन्हा वही है, जहाँ तक मैं बता दूं, ये नागमणि जी की वाइफ है। पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। आप श्योर नहीं है, जहाँ तक लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैं कंफर्म ये नहीं कह सकता। लेकिन सुचित्रा सिन्हा एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ती हैं और वो लेके आती है 43,736 वोट लेके आती हैं और हराती किसे हैं? महेश प्रसाद यादव को, जो कि आरजेडी के हैं, और वो वोट लेके आते हैं 41,894 वोट। आप सबको याद होगा कि 2005 में फरवरी में चुनाव हुए, नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिली, तो राष्ट्र बुट्टा सिंह उस समय गवर्नर थे और केंद्र में लालू जी मंत्री थे 2004 से 9 की सरकार में, एनडीए यूपीए की सरकार में। तो उसमें होता यह था कि नीतीश जी को 13 दिन के लिए बहुमत साबित करने के लिए दिया जाता है समय, और वो बहुमत नहीं साबित कर पाते। उसमें भी था कि एलजेपी जो है, ये रामविलास पासवान जो पार्टी है, 30 सीट पार्टी लेके आए थे और कह रहे थे कि चाबी मेरे पास है। हाँ। और वो चाबी लेके इधर उधर घूमते रहे हैं। हाँ। चाबी का महत्व तभी होता है जब तक वो ताले में लग के खोले। हाँ। तो ताला खोलना भी नहीं चाहते थे और चाबी रखना भी चाहते थे। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो जनता ने उनको सबक भी सिखाया और जो रामविलास की जो पार्टी थी उसकी सीटें काफी कम। जी। इसी में मैं देखिए, ये सुचित्रा सिन्हा जो है, मैं कंफर्म करूं, ये वही लोग हैं जो एलजेपी जो टूटी थी, एलजेपी के जो विधायक टूट के जो जदयू में गए थे, फिर बहुमत रातों रात तो विधानसभा भंग कर दिया गया था। तो फिर 2005 में अक्टूबर में चुनाव हुए, नहीं तो बिहार में हमेशा फरवरी में ही चुनाव होते थे। तो अब 2005 में अक्टूबर में चुनाव होते हैं और उसमें जो सुचित्रा सिन्हा जी थी, जो एलजेपी से चुनाव लड़ी थी, वो इस बार जदयू के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रही है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त था और इस बार उनको जदयू के टिकट पे 31,372 वोट मिलते हैं। फिर भी वो सहदेव प्रसाद यादव आरजेडी को शिकस्त देने में कामयाब होती है। अब 2005 के बाद का बिहार 2010 के चुनाव में प्रवेश कर चुका होता है। क्राइम रेट, सरकार जो थी नीतीश सरकार अपने अच्छे कामों के लिए जानी जा रही थी, तमाम सारे काम हो रहे थे। 14.5-15% विकास ग्रोथ रेट की बात हो रही थी, आपको भी सर याद ही होगा। विकास पुरुष कहे जा रहे थे नीतीश कुमार। तो 2010 के चुनाव में कुर्था से सत्यदेव सिंह जो थे वो जदयू से टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं और उनको वोट मिलता है 37,633 वोट। और वो फिर हराते किसको हैं? वो शिव बचन यादव को हराते हैं। ये वही शिव बचन यादव हैं जो पहले कभी विधायक हुआ करते थे आपको आरजेडी से 2000 के साल में, और वो इस बार चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पे और चुनाव हार जाते हैं और उनको वोट मिलता है 28,140 वोट। और उनको हराने वाले कौन हैं? तो सत्यदेव सिंह हराते हैं। कितने वोट से हराते हैं? तो 37,633 वोट ले आकर उनको हरा देते हैं। अब आता है 2015 में दोस्तों आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा के बाद जो जदयू बीजेपी के साथ थी वो अपना साथ छोड़ चुकी थी और वो इस बार बड़े भाई के पाले में आ गई थी। सर इसमें बताइए। आगे बोलिए, ठीक एक साथ कर लेंगे। तो 2014 में नीतीश कुमार जदयू बीजेपी का साथ 14 के चुनाव से पहले छोड़ चुके थे 2012 के समथिंग में, और उसके बाद 2015 का विधानसभा का चुनाव आता है और उसमें वो आरजेडी के साथ गठबंधन में चले जाते हैं। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें ये जो सीट है 2015 की वो जदयू के खाते में ही रहती है। एक बात और है, उसके बाद फिर से वो गठबंधन तोड़ करके भाजपा में चले जाते हैं। यहाँ बहुत कह सकते हैं कि काफी विवाद हुआ था कि नीतीश कुमार ने जनमत का सम्मान नहीं किया। नहीं, ये सर 2015 के चुनाव के बाद हुआ। हाँ, बाद की बात कर रहा हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले 2013 के लमसम में जो नीतीश कुमार जी जो थे वो बीजेपी का साथ छोड़े थे। हाँ, साथ छोड़े थे और इनके
कुछ लमसम 114-15 वो विधायक थे। सात तब छोड़े थे जब 2014 का इलेक्शन आने वाला था, आपको हाँ। याद होगा। और उसमें नरेंद्र मोदी जो है 13 में वो प्रचार समिति के अध्यक्ष बने थे। अब प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, और वो प्रचार भी उसी तरीके से कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट वो होंगे, उस मुद्दे पे वो छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि उसमें शरद यादव भी थे, तो शरद यादव जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष हो, लेकिन सही विश्लेषण होना चाहिए। शरद यादव को लोग समाजवादी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप यूट्यूब पे खोज लीजिए, वहाँ भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि शरद यादव भाजपा से अलग नहीं होना चाहते थे, नीतीश कुमार का डिसीजन था। और उसके बाद का जो है जब होगा तो बताएंगे कि उसके बाद जब आरजेडी और जदयू एक साथ चुनाव लड़ती है, उसके बाद फिर जब अनबन होता है तो नीतीश कुमार फिर से भाजपा में चले जाते हैं, जो अभी की स्थिति है। तो 2015 के चुनाव में ये सीट जो है, कुर्था की जो सीट विधानसभा है, वो किसके पाले में चली जाती है? वो चली जाती है जदयू के पाले में। और जदयू से फिर से सतदेव सिंह चुनाव लड़ते हैं और 43,676 वोट लेकर आते हैं। और वो हराते किसको हैं? तो RLSP को, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो 29,557 वोट लेके आए थे। और ये आपको बता दें, अशोक कुमार वर्मा जी चुनाव हारते हैं सतदेव सिंह से। तो ये बता दें कि RLSP 2015 का चुनाव बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, RLSP और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर लड़ी थी। और तब RJD और जदयू और वाम दल सब मिल के चुनाव लड़े थे। और उस समय लड़ाई जो थी बैकवर्ड वर्सेज फॉरवर्ड हो गई थी। लालू ने एक नारा दे दिया था कि बैकवर्ड वर्सेज फॉरवर्ड का, कि वोट बैकवर्ड का और मुख्यमंत्री बाबा जी बनेंगे, ये बात लालू ने बोली थी। और फिर क्या हुआ कि सारे जो बैकवर्ड जातियाँ थी वो महागठबंधन के वोट गिर दी, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी रहा हो। जो बीजेपी के साथ था उसका पूरी तरीके से लोगों ने, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 29,557 वोट लेके आई। और ये कह सकते हैं कि लगभग 13-14 हज़ार का आंकड़ा है। तो विधानसभा में 13-14 हज़ार वोट से हारना ये माना जाता है संभावित कि अगली बार आप जीत सकते हैं। तो ये हो गया कुर्था विधानसभा का। कुर्था विधानसभा से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसमें कि कितने हजार वोटर हैं, उसका हाँ जी सेक्स रेशियो क्या है वहाँ पे, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, आगे क्या उनकी मतलब नीति है, और वहाँ पे सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको 2015 के विधानसभा में कुर्था में क्या क्या हुआ था वो आपको मैं एक बात बता दें कि कौन कौन 2015 में जो चुनाव लड़े थे। तो 2015 में जो लोग चुनाव लड़े थे उसमें सबसे टॉप पे आए थे सतदेव सिंह जी, विनर रहे थे। उसके बाद अमरिंदर सिंह थे लोकदल से, अंजनी कुमार राजू थे IND से, इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, अशोक कुमार वर्मा थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, अवधेश कुमार थे CPI-ML से, बिंदल कुमार थे शिवसेना से, ब्रजेश कुमार थे आरक्षण विरोधी पार्टी से, आरक्षण विरोधी पार्टी, चंपा देवी थी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा कि आरक्षण विरोधी जो पार्टी थी वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में काफ़ी सक्रिय थी और अलग अलग जगह जो लॉबिंग कर रही थी। लोग कह सकते हैं कि वो पार्टी आज ख़त्म हो गई है, वो कह सकते हैं कि उसकी कोई उपलब्धियाँ नहीं है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्हीं पार्टियों की वजह से आज 10% स्वर्ण आरक्षण लागू हुआ है। हाँ जी। क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर भाजपा इसको लागू नहीं करेगी तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है कोई भी सत्ता खोना नहीं चाहेंगे। भाजपा के पास चूँकि बहुत ज़्यादा बहुमत था इसलिए वो 10% आरक्षण लागू कर दिया। और उसके चूँकि मकसद ही उनका वही था, उनको ही मालूम था वो सत्ता तक नहीं पहुँचेंगे लेकिन सत्ता को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भले ही कोई चुनाव जीते ना जीते, उनका जो मकसद था उसमें वो कामयाब हो गए। तो अब आते हैं उसके बाद चंपा देवी इंडिपेंडेंट लड़ी थी। उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश यादव थे जो गरीब जनता दल सेकुलर से लड़े थे, कौशलेंद्र कुमार लड़े थे प्रगतिशील मगही समाज से,
और केशव प्रसाद लड़े थे इंडिपेंडेंट, नागमणि लड़े थे समरस समाज पार्टी से, जो उनका खुद का पार्टी जो उनका खुद का पार्टी था। राजेंद्र यादव लड़े थे बीएसपी से और राम जतन सिन्हा लड़े थे इंडिपेंडेंट। उसके बाद रामनाथ प्रसाद थे, ये सब कुर्था के कैंडिडेट थे 2015 के। रामनाथ प्रसाद थे, राम परवेश यादव थे शोषित समाज दल के, रंजीत कुमार सिंह थे राष्ट्रीय जन विकास पार्टी से, रुपेश कुमार थे सूसी SUCI ब्रैकेट में सी सूसी पार्टी है। और उसके बाद शफीकुर रहमान थे जनता दल राष्ट्रवादी से, शिव कुमार सिंह थे इंडिपेंडेंट, सुनील कुमार इंडिपेंडेंट और लास्ट में सुरेंद्र प्रसाद यादव थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। और एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि जो अभी कुर्था से जो विधायक हैं विधानसभा को जो देख रहे हैं वो उन पढ़े लिखे कितने हैं, तो सतदेव सिंह जी हैं MLA और उनका प्रोफेशन सोशल सामाजिक सेवा समाज सेवा है। और ईमेल आईडी हम दे नहीं सकते और गांव बता सकते हैं उनका कि भीमाली चकरा के हैं, पोस्ट हरियारा और थाना देवकुंड, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के हैं वो, और कुर्था से चुनाव लड़े हैं और जनता दल यूनाइटेड के सीट से लड़े हैं। और कुर्था विधानसभा का जो नंबर है वो 215 नंबर है। तो ये चीज़ें हैं। अब सवाल उठता है कि अभी की स्थिति क्या है। जी जी। क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। और तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो वहाँ पे काम कर रही है, और बात सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इसलिए नहीं, किसी जाति की बात नहीं करती है, बल्कि वो सर्वांगीण विकास की बात करती है। हाँ, बेसिकली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का 3 मुद्दा है, कमाई, पढ़ाई और दवाई। इसके अलावा ये 3 मतलब मैं देखा हूँ इनका टैगलाइन। हाँ, वो कहीं भी जाते हैं उपेंद्र बात ये बात बोलते हैं। और साथ ही उन्होंने मैं कहूँ कि भारत के पहले पॉलिटिकल पार्टी थे जिन्होंने कि कोर्ट के जो काम काज करने के तरीके, कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि आवाज़ बहुत सारे लोगों ने उठाया है, खासकर कभी प्रशांत भूषण जी ने भी उठाया है। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी प्रशांत भूषण जी बोल चुके हैं, लेकिन प्रशांत भूषण जी एक व्यक्ति के रूप में बोले हैं, न कि एक पार्टी के रूप में। खैर, तो अभी क्या है, अभी तो लोग उनके प्रति रुझान जनता की, वहाँ जो मुझे कल कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थिति अच्छी है एज एक पार्टी के रूप में। हाँ, देखिए जिस तरह से क्या है कि पिछली बार आप देखिए कि जदयू को जो वोट मिले थे तो उसमें आरजेडी का भी वोट शामिल था। ठीक है। और इस बार की स्थिति ये है कि आरएलएसपी को 30,000 के लमसम वोट आए थे। ठीक है। तो कुर्था विधानसभा में 30,000 अशोक वर्मा चुनाव लड़े और उधर से सतदेव सिंह थे। तो एक तरह से ये भी हो गया था कि मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड की स्थिति हो गई। तो इस बार अगर आरजेडी और कांग्रेस ये सब गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछले से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जेडीयू का पार्टी का पहले ही है, लेकिन उसमें आरजेडी का भी तो वोट था। आरजेडी का भी तो वोट था। सेकंड नंबर पे आरएलएसपी थी। तो अभी तो आरएलएसपी जो है वो आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ नहीं कहना गलत होगा, महागठबंधन बेसिकली आरएलएसपी का जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है, महागठबंधन के साथ है। और उसमें क्या है कि वाम दल जो अलग लड़े थे उस समय उनका भी तो वोट होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर देखें तो आरएलएसपी जो है कुर्था विधानसभा सीट अगर लड़ती है तो उसके हक में होगा। यह भी कहा जा रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो वहाँ की जो समस्या है उसको उन्होंने उठाया नहीं है। हाँ, ये भी देखा जा रहा है। और वो सत्ताधारी दल के विधायक, इसलिए उनको यह भी बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है कि विपक्ष में रहते हुए वो काम नहीं करवा सकते। हाँ, अब देखना ये होगा कि अगर महागठबंधन में ये सीट आरएलएसपी को जाती है तो आरएलएसपी के तरफ से कौन कौन नेता जो हैं वो टिकट के दौड़ में, उसको हम लोग आगे अपने सेगमेंट में करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो है जब उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के साथ थे और मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो वहाँ वो केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के असहयोग के कारण नीतीश कुमार ने जमीन देने से मना कर दिया। और विधायक वहीं के, हाँ, विधायक भी उन्हीं के थे, तो उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया था। तो वो चीज़ें थी। और एक चीज़ सर आपको मैं बता दूं कि 2015 में शास्त्री भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें डिमांड की गई थी कि
केंद्र सरकार के जितने स्कूल हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो उसको लागू मुझे याद है कि तो वहाँ क्यों हम लोगों ने, आप भी थे, मैं भी था, जंतर मंतर पे और MHRD के सामने, MHRD शास्त्री भवन जी, हाँ, तो वो हुआ था। तो उसमें सर आपको याद होगा एक चीज कि 2015 में जो मेमोरेंडम, जो ज्ञापन हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री HRD को जो हमने दिया था, वो सरकार 2018 में उस बात को मानी और उसी बात पे उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा भी दिया कि ओबीसी के 27% आरक्षण लागू किया जाए। तो संसद में उठाया। हाँ जी, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बदौलत ही जितने केंद्रीय सरकार के स्कूल हैं 12वीं तक के, उसमें से अभी तक की जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में 27% सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और इस सेशन में तो बाज़ाब्ता जो लिस्ट आई है उसमें ओबीसी के बच्चों की अलग लिस्ट आई है कि 27% सीट उनके लिए है और उसमें ओबीसी के ही बच्चे आए हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि TRLSP की एक उपलब्धि है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जब उपेंद्र जी मंत्री थे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण तो मिला हुआ था, लेकिन कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होता था और कई बार उनके जब बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे तो उनका एडमिशन नहीं होता था उसमें। तो मुझे 1-2 केसेस याद हैं कि लोग कुछ जब हमारे पास पहुंचे थे तो हमने मंत्री जी को उससे अवगत कराया था और उन बच्चों का एडमिशन हुआ था। उसमें तो ओबीसी का आरक्षण नहीं था, मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। होता यह था कि सेलेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन प्रिंसिपल जो है कोई ना कोई बहाना बना करके एडमिशन नहीं है, ये तमाम तरह की चीजें आती हैं। इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो दूसरा विधानसभा कौन सा शुरू करने वाले? दूसरा अब तो ये हो गया हमारा कुर्था हो गया। अब अगला एक अरवल है। अरवल को हम लोग शुरू करते हैं। इसको थोड़ा संक्षिप्त में कीजिए ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। हाँ, बड़ा ना, इसको संक्षिप्त में ही करते हैं। और एक चीज ये कुर्था के बारे में एक बात हम लोग बताना भूल गए थे। अभी धान रोपा जा रहा है और इससे मुझे याद आया कि जगदेव बाबू थे, उनके एक नारा बड़ा बढ़िया बोलते थे। वो क्या नारा था? अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आज तक नहीं समझ। मतलब देखिए ये है कि सावन भादों में ही धान लगाया जाता है। और जो वहाँ के जमींदार तबके थे वो जो शेड्यूल कास्ट के, जो शेड्यूल ट्राइब बिहार में है नहीं उतना, जो पिछड़ तबके, उनकी महिलाएं उनके खेत में जाकर के धान लगाती थी। अब जाहिर सी बात है कि उनकी जो स्किन का कलर है वो कंपैरेटिवली गोरा है और बाकी जो लोग हैं उनका काला है। तो उनका ये था कि अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में, अर्थात कि इस बार जो है आप अपना धान खुद लगाएंगे। ये नहीं होगा कि आपके खेत में हम मेहनत करें और हमें कुछ मिले नहीं। देखिए वो मजदूरी के विरोध में नहीं थे, लेकिन मजदूरी जो है उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए। एकदम बिल्कुल। होता ये था कि जो जमींदार वर्ग थे, खेती वो अपने धान लगवा लेते थे, धान कटवा लेते थे और उसके बाद मजदूरी जो था, जो देना चाहिए था, उससे वो मुकर जाते थे, नहीं देते थे। और अगर कोई मांगा तो उसके साथ मार पिटाई भी होती थी और वो आज भी हो रहा है, आज भी चल रहा है। मैं नहीं करूँ आज खत्म हो गया। तो ये था। इसका ये उससे पर्पस नहीं है कि अब चूंकि इस वीडियो को मुझे नहीं मालूम है कौन कहाँ देखेगा कि अब इसे गोरा और काला का कोई बात कर दे कि गोरी कलाई कादों में। रेशियल बात नहीं है, एक नारा था जिसका विश्लेषण हुआ। एक नारा था जिसका विश्लेषण हुआ। और चूंकि जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग थे, अधिकतर लोग की जो स्किन है कंपैरेटिवली काला थे। ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट में गोरे नहीं है, ओबीसी में गोरा नहीं है, सब में है, लेकिन औसतन जो है, औसतन ठीक, उसकी बात थी। एक चीज और बताना हम लोग भूल गए थे कि कुर्था विधानसभा में जो जिसको बोलते हैं इलेक्टर्स जितने, जो वोटर्स वो हैं आपको टोटल 2,31,549 वोटर्स हैं। जिसमें वोट्स जो पड़े थे, पोलिंग जो हुआ था वो हुआ था आपको 1,15,581। 2015 का बात बता रहे हैं हम। जिसमें पोलिंग स्टेशन है 244 और वोटर्स टर्नआउट हुआ था 49% लोगों ने वहाँ पे वोट दिया था। सेक्स रेशियो वहाँ का है 873। 1000 पुरुषों पे 873 महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही कम है। और एक पुरुष जो थे वो 53.39% पोल किए थे अपना वोट। महिलाएं 46.6% वोट की थी, फिर भी अच्छा है। और इसमें टॉप जो 5 कैंडिडेट्स थे, जिसमें सतदेव
सिंह जी को जो वोट मिले थे ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 43,673, 37.79% वोट लेके वो जीत दर्ज किए थे। अशोक कुमार वर्मा 25.75% वोट लेके, मतलब 29,30,000 के लमसम वोट लेके वो सेकेंड स्थान पे रहे थे। एक राजेंद्र यादव थे जो कि 8,896 वोट लेके आए थे, 7%, जो कि बीएसपी से थे। और प्रोफेसर राम जी थे जो कि आईएनडी इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो भी 6,285 वोट लेके आए थे, जो कि 5.44% होता है। और बिंदल कुम जी लेके आए थे 5,868 वोट। और इस तरह से टोटल जो अदर कैंडिडेट थे वो 17 कैंडिडेट थे, और वोटर्स जो थे आपको जैसा कि मैंने बता दिया उसमें से 18.42% और टोटल कैंडिडेट 22, और जिसमें से वोटर्स 1,15,570 वोट्स गिरे थे। इसके अलावा एक चीज़ और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मार्जिन कितने की रही, तो 14,119 वोट की मार्जिन रही दोनों लोगों में। और वोट शेयर ऑफ द मेजर पार्टीज के द्वारा जो वोट शेयर किए गए थे वो हमने बता ही दिया। और जदयू ने इसमें 37.79 का किया था, और बाकी लोग जो थे वो 50% में 50.79 में बाकी लोग थे, और कुछ पार्टियां बीच में थी। तो ये हो गई कुर्था की। अब जल्दी से कर लेते हैं। अब अरवल विधानसभा में आते हैं। अरवल से जो चुनाव लड़े और जो जीते, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अरवल विधानसभा में जो 2015 में जो लोग चुनाव लड़े थे उसमें रविंदर सिंह विनर रहे। उनके साथ अमरेंद्र सिंह लड़े, अर्जुन ठाकुर लड़े, चित्तरंजन कुमार लड़े, ललित मोहन सिंह लड़े, मोहन प्रसाद लड़े, मनोज कुमार संतोष लड़े, प्रभात कुमार लड़े, रौनक लड़े, सिकंदर कुमार लड़े, वीरेंद्र कुमार लड़े। ये कैंडिडेट थे अरवल से। और इसके अलावा ये इतने कैंडिडेट थे बस। और इनकी पार्टी थी, रविंदर सिंह आरजेडी से लड़े जो कि जीत दर्ज किए, अमरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी, अर्जुन ठाकुर बीएसपी, चित्तरंजन कुमार बीजेपी, ललित मोहन सिंह आरक्षण विरोधी पार्टी, देखिए वहाँ भी लड़ी थी और यहाँ भी लड़ी थी, आरक्षण विरोधी पार्टी, महानंद प्रसाद सीपीआई-एमएल से लड़े थे। और उसके बाद मनोज कुमार संतोष आईएनडी इंडिपेंडेंट, और राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी कोई है प्रभात कुमार लड़े थे, और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से रौनक जी लड़े थे। जन अधिकारी पार्टी ये वही पप्पू यादव जी की पार्टी है, हाँ। और सिकंदर कुमार इंडिपेंडेंट और वीरेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट थे। और आपको एक चीज़ और आ जाते हैं हम लोग यहाँ के जो अरवल जो विधानसभा है, तो अरवल विधानसभा की जो पहली जो सीट जो गई थी वो आपको जानकर एक बहुत बड़ी हैरानी होगी कि अरवल विधानसभा जब बनी थी तो बनी थी 1951 में ही, ठीक है। और 1951 में बनने के बाद हुआ क्या था कि गुडानी सिंह को ये यहाँ से टिकट देती है अरवल से एसपी सोशलिस्ट पार्टी, और वो 10,324 वोट लेके आते हैं और हराते हैं चंद्रभूषण प्रसाद सिंह को 4,392 वोट ले करवाते हैं। फिर उसके बाद 1957 का इलेक्शन आता है, उसमें बुद्धा मेहता चुनाव लड़ते हैं, बुधन मेहता जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो 7,764 वोट पे। और शाह मोहम्मद जुनैर साहब जो सीपीआई के रहते हैं वो 5,686 वोट लेके आते हैं। उसी तरह से 1962 का चुनाव आता है अरवल से, फिर बुधन मेहता चुनाव जीतते हैं, 13,141 वोट ले आके आते हैं, कांग्रेस पार्टी रहती है। जुहैर शाह को चुनाव हराते हैं सीपीआई के, वो वोट लेके आते हैं 12,915 वोट, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस कहिए, 900 कुछ वोट की 1,000 का डिफरेंस रहता है। सीपीआई उस समय मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी। सर उसके बाद बता दें आपको 1967 में अरवल से जुबैर शाह जो थे वो फिर से चुनाव लड़ते हैं सीपीआई के टिकट पे, और वो हरा देते हैं जे सिंह को, और वो हराते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और उनको 8,395 वोट आता है, और ये सीपीआई के खाते में सीट चली जाती है अरवल 1967 में। 1967 और 1969 में शाह जुबैर दोबारा फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं और 18,455 वोट लेके आते हैं।
और बीजेएस एक पार्टी थी जो कि 14,715 वोट लेके आई थी, और नुन्नू चंद्र भास्कर वहां से चुनाव लड़े थे तब 1969 में। फिर 72 का साल शुरू होता है, फिर रंग बहादुर सिंह चुनाव लड़ते हैं, 19,995 वोट लेके आते हैं। और फिर शाह मोहम्मद जुहैर जो है सीपीआई के, वो 17,114 वोट लेके आते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। फिर उसके बाद बनेश्वर प्रसाद सिंह जेएनपी से चुनाव लड़ते हैं 1977 में, और वो 35,926 वोट लेके आते हैं। हराते हैं सीपीआई को, राम भवन सिंह को, जो कि 23,854 वोट लेके आते हैं। उसके बाद 1980 का दौर आता है, फिर कृष्णनंदन प्रसाद सिंह आते हैं और 20,744 वोट लेके आते हैं आईएनडी इंडिपेंडेंट, वो चुनाव वहाँ से जीत जाते हैं। फिर देव कुमार शर्मा जो हैं आईएनसी के, वो 19,307 वोट लेके कांग्रेस के हार जाते हैं इंडिपेंडेंट से। फिर उसके बाद कृष्णनंदन प्रसाद सिंह फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं, 65,621 वोट लेके आते हैं। सोचिए कहाँ पिछली बार पहली बार वो 20,000 वोट लेके आते हैं और जीतते हैं, और एक ट्रिपल 65,000 वोट लेके आते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं राम प्रसाद ओझा से आईएनसी के। फिर उसके बाद 1990 का दौर 1980 हो गया, कृष्णनंदन जी 1995 कृष्णनंदन जी, 1990 में फिर से कृष्णनंदन प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट ही, और वो रामाधार सिंह को हराते हैं जो आईपीएफ के रहते हैं। 33,630 वोट लेके आए रहते हैं रामाधार सिंह, और ये 38,000 5,000 के मार्जिन से लगभग हरा देते हैं ये। उसके बाद 1995 के बाद का दौर जो शुरू होता है, कृष्णनंदन सिंह के बाद रविंदर सिंह आते हैं 1995 में, क्योंकि 90 में कृष्णनंदन जी चुनाव लड़ते हैं, 95 में कृष्णनंदन जी हार जाते हैं, रविंदर सिंह जीतते हैं जनता दल के टिकट पे, और उधर से सीपीआई एमएल बन जाता है, सीपीआई एमएलएल लेनिनवादी, सीपीआईएम मार्क्सवादी एमएल, और उसके बाद एल, हाँ मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो वो 27,037 वोट लेके आते हैं और रामाधार सिंह को चुनाव हरा देते हैं, और उसके बाद 50,370 वोट रविंदर सिंह लेके आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2000 का साल शुरू होता है, नया बिहार, अखिलेश सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं 29,298 वोट, शाहचंद को हराते हैं जो कि सीपीआई एमएल के कैंडिडेट रहते हैं, और 2,000 का मार्जिन रहता है। 27,000 उधर वोट आता है, इधर 29,000 आता है, एक राउंड फिगर में बता रहे हैं। उधर 2005 का साल आता है, उसमें दुलार चंद सिंह रहते हैं एलजेपी के, जो कि चुनाव जीत जाते हैं 28,864 वोट ले आकर, और आरजेडी से बीना देवी चुनाव हार जाती हैं 18,963 वोट लाकर। फिर 2005 की बात हो गई, फरवरी का 2005 के फरवरी के बाद अक्टूबर में बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी होती है सर, और जैसे कि आपने पहले भी बता दिया, अक्टूबर में जब चुनाव होता है तो अरवल जो है वो दुलार चंद सिंह को ही फिर से चुनती है, और वो एलजेपी के टिकट पे फिर से चुनाव लड़ते हैं, और 33,810 वोट ले आकर रंजीत कुमार को, जो बीजेपी के रहते हैं, 25,371 वोट जो लेके आए रहते हैं रंजीत कुमार अरवल के, वो हार जाते हैं। 2010 का साल रहता है, चितरंजन कुमार जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और 23,984 वोट लेके आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं महानंद प्रसाद सिंह से, जो कि सीपीआई एमएल के रहते हैं, और 19,782 वोट। इस बार भी सीपीआई एमएल सेकेंड पोजीशन पे। 2015 में रविंदर सिंह आरजेडी के सीट से चुनाव लड़ते हैं, जो कि रविंदर सिंह वही हैं जो 1995 में विधायक थे, और ये फिर से आते हैं, और फिर से आते हैं, इनको टिकट मिलता है, ये फिर 55,295 वोट लेके आते हैं, और ये हराते हैं बीजेपी के चितरंजन कुमार को, जो इससे पहले जीते रहते हैं, वो 37,485 वोट से ले आकर उनको हरा देते हैं। तो ये हो गए आपको 2015 का अरवल सीट, जो कि विधानसभा संख्या है 214, 215 का हमने कुर्था, 214 अरवल, याद रखिएगा। अब आते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो जीते हुए हैं, हाँ जो जीते हुए हैं, तो वो है रविंदर सिंह जी। रविंदर सिंह 10वीं पास है मात्र, और उनका जो पेशा है वो कल्टीवेशन एंड सोशल वर्क है, जो कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दिया है,
और इनके पिताजी का नाम हरदयाल सिंह है और ये अरवल से जीते हुए हैं। और इनके गांव का जो नाम है मादपुर टोला, हिचकन बीघा, पोसिंग, दाऊदनगर डिस्ट्रिक्ट, ये भी औरंगाबाद से ही हैं और ये भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं अरवल से। तो ये तमाम सारी चीज़ें रही। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग और छोड़ रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि 2015 में कौन कौन से लोग वहाँ चुनाव लड़े और क्या क्या स्थितियाँ रही वहाँ से। तो पांच बता दीजिए जो प्रमुख थे। हाँ, 5 तो प्रमुख तो सर बता ही दिए थे। अब एक चीज़ और बता देते हैं इन लोगों को, दर्शकों को लास्ट में, कि जो मेन 5 प्रमुख लोग थे उस समय जो चुनाव लड़े थे, और रविंदर सिंह जो लड़े, जो विधायक बने, अमरेंद्र कुमार लड़े, अर्जुन ठाकुर बीएसपी से, अमरेंद्र कुमार सपा से एसपी से, चितरंजन कुमार बीजेपी से, ललित मोहन सिंह लड़े आरक्षण विरोधी पार्टी से, महानंद प्रसाद लड़े सीपीआई-एमएल से, और मनोज कुमार संतोष लड़े आई इंडिपेंडेंट, प्रभात कुमार राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी से, और रौनक जी लड़े जन अधिकार पार्टी से, और सिकंदर कुमार लड़े इंडिपेंडेंट, और वीरेंद्र कुमार लड़े इंडिपेंडेंट। रविंदर सिंह के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेज नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही कैंडिडेट जो थे चितरंजन कुमार, उनके ऊपर 7 क्रिमिनल केसेज हैं, जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये दिया हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और छूट रही है कि वहाँ जो रविंदर सिंह जो चुनाव लड़े, तो उन्होंने एक चीज़ वहाँ से रविंदर सिंह जब चुनाव अरवल से जब लड़ रहे थे, और जो अब की स्थिति है उसमें क्या इलेक्शन कमीशन जो प्रिडिक्ट करता है, जिसमें सेक्स रेशियो तमाम सारी वो चीज़ें बता दी जाए। हाँ बता दीजिए, सेक्स रेशियो बता दीजिए। हाँ, कितने वोटर तो टोटल वोटर्स वहाँ 24 लाख 2,45,859 2,45,859 वोटर हैं, और 53.6% पुरुष हैं और 46.4% महिलाएं हैं जो कि वोट दी थी। और सेक्स रेशियो वहाँ 866 है, जो कि कुर्था से भी कम है। कुर्था का 873 था और इसका 866 है। टोटल वोटर्स हैं वहाँ, जो वोट्स हुए उस दिन वो हुए 1,29,753। पोलिंग स्टेशन 235 हैं। वोटर्स टर्नआउट जो हुआ वह 52% हुआ, 52%। रविंदर सिंह को जो वोट मिले वो 42.62% मिले हैं, जो कि 55,295 होता है। चितरंजन जी को जो वोट मिले जो कि 28.9% होता है, जो 37,485 वोट हुआ। उसके बाद सीपीआई-एमएल को वोट मिला आपको 21,354 वोट, जो कि 16.4% होता है, 16.46%। और उसके बाद 3,650 वोट मिले जेपी को, जन अधिकार पार्टी को। 2.81 रौनक जी लड़े थे, और अर्जुन ठाक लड़े वहाँ से 2,584 वोट उनको आया, जो कि 2% के लगभग होता है। और अदर कैंडिडेट 6 थे और टोटल कैंडिडेट 11 थे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल वोट मिले थे वो 28.9 मिले थे, और आरजेडी को 42 मिले थे, और अदर को 25.7% मिले थे। और आरजेडी, बीजेपी और सीपीआई-एमएल ये ट्राईपोलर वहाँ पे समीकरण था, और विनिंग मार्जिन जो था 17,810 था। ये हो गया अरवल और कुर्था विधानसभा की आज के इलेक्शन रिव्यू की। अब इस पे सर आप बताइए। देखिए यहाँ पे भी जो है ये तो पूरा सिलसिला चलेगा, लेकिन चूँकि आज ये पहला वीडियो इस सीरीज का है, इसलिए मैं बता दूं कि लोगों का जो रुझान है बिहार में वो बदलाव का है। एक बदलाव तब हुआ था जब कांग्रेस से उसमें भाजपा नहीं थी, सत्ता बदल करके जनता दल के पास आई थी, और लालू प्रसाद यादव सीएम बने थे। और उसके बाद उन्होंने जनता दल तोड़ करके आरजेडी बना ली। जनता दल तोड़ के आरजेडी बनाने को मैं बहुत क्रांतिकारी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जनता दल जब सत्ता में आती तो निश्चित रूप से क्रांति की बात थी। उसके बाद बदलाव चाहता था, आरजेडी बनी, उसके बाद समता पार्टी बना, उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड बना,
आज के अब इसके 15 साल हो गए। सवाल ये है कि 15 साल में आपने क्या किया। अब बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। अब आप देख रहे हैं कि बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। कोरोना अलग से, कोरोना तो खैर एक महामारी है, उसकी अब लोगों को महसूस हो रहा है कि बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं है। ये इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था कि हम बाहरी लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होने देंगे, हालांकि भारत एक का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अलाउ करता है, तो वो एक तरह से मैं उसको नहीं कहूँगा कि अच्छा था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, कौन प्रभावित होता? वही स्टेट प्रभावित होते जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए बिहार में। शिक्षक के नाम पे तो पारा टीचर, तो शिक्षा मित्र, कुछ भी है, वो शिक्षक नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की हालत वैसे ही ख़राब है, शिक्षा की हालत वैसे ही ख़राब है। बहुत सारे जो लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ने आते हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल में ही हो जाए, न कि 4 साल या 5 साल में हो, 6 साल में हो। कई जगह मैंने कई लोगों से मैं बात कर रहा था बिहार में, जो बच्चे हमारे साथ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे वो अभी तक उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया। ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया। ये लड़का 2 ग्रेजुएशन लेके तब तक बैठ जाएगा। ठीक है, नहीं मैं तो मास्टर्स और लॉ भी कंप्लीट। अच्छा, मास्टर्स भी कर, लॉ भी कर, मास्टर्स भी हो गया, लॉ भी हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया। वो ग्रेजुएशन ही कर रहा है अभी, उसके ग्रेजुएशन के रिजल्ट। तो आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश से, वहाँ एडमिशन लेते हैं, झारखंड में एडमिशन लेते हैं। और ऐसा नहीं कि यूपी में झारखंड में पढ़ाई हो रही है, वहाँ भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ सेशन के वजह से फर्जी का कॉलेज खुला हुआ है, रहते बिहार में ही है, सिर्फ वहाँ डिग्री लेने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। अब बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार से जवाब मांग रही है। दूसरी बात हम करें, एक आरएलएसपी का फैक्टर है। आरएलएसपी ने शिक्षा का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, न्यायपालिका का मुद्दा उठाया, और जो ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको उठाया। नेताजी चाहे कोरोना में ही क्यों ना हो, कोरोना में धरना प्रदर्शन और जनता से मिलने से किसी ने मना नहीं किया है। बस ये कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क वगैरह पहने। तो आप नेताजी कर रहे हैं काम, उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। दूसरे नेता इसी कोरोना का बहाना लेकर के घर में दुबके हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो अब जनता बदलाव चाहती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किसको कितना सीट मिलेगा। एग्जैक्टली, महागठबंधन को तय कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके कि कौन, क्योंकि अब इसी में जो है हम देख रहे हैं कि मांझी जी की एक अच्छे सीएम थे और काफ़ी अच्छा भी काम भी किया, वो महागठबंधन से चले गए। मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत तो नहीं हो सकता। तो इसलिए महागठबंधन को जितना जल्दी हो सके सर सीट अपना तय कर लेना चाहिए। और इलेक्शन रिव्यू में आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल पे बने रहे और आप हमारे चैनल को कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप इसमें और क्या चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं, और किस विषय के बारे में रिव्यू चाहते हैं। उसको आपके जो कमेंट है उसको पढ़े जाएंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना आपको बहुत ज़रूरी है कि, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि और किस तरह की वीडियोज आप चाह रहे हैं बिहार इलेक्शन रिव्यूज़ में, बिहार इलेक्शन अपडेट्स में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं तो परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि एक नया साइट्स मार्केट में आया हुआ है जिसका नाम है मिशन जॉब्स तो आप .org। तो आप गूगल पे जाइए और उस साइट को जरूर सर्च कीजिए, missionjobs.org। आपको तमाम तरह के जॉब्स वहाँ मिलेंगे, खास करके सरकारी जॉब्स। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेरोजगारी के इस दौर में भी आपको रोजगार देने के लिए आ चुका है missionjobs.org। धन्यवाद।